जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कल रात में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपको बता रहा था कि अभी कोई लेटर जारी नहीं हुआ है मीटिंग के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि कुछ घंटे में या फिर एक दो दिन में लेटर जारी हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई। और दोस्तों जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके बाद कुछ एक दो घंटे बाद एक लेटर जारी हो गया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये लेटर जारी किया है जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली लेटर जारी हो गया है जो मीटिंग में मांगे रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा पूरा हिंदी में कि क्या क्या चीजें मीटिंग में रखी गई, भारत सरकार के साथ जेसीएम ने क्या क्या चीजें रखी आपकी मांगों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और भारत सरकार ने क्या कहा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेटर समझाता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियली लेटर जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ झूठी खबरें आ रही थी कि मीटिंग में ये घोषणा हो गई, फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन फाइनली रियल में ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है। और दोस्तों ये खुद जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने जारी किया है। उन्होंने बताया है कि हमने क्या बताया था भारत सरकार को। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या मांगे रखी। अब दोस्तों ये लेटर है 10 जनवरी 2025 का। जी हाँ दोस्तों, जो लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, जो सेक्रेटरी हैं जेसीएम के। अब दोस्तों इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? जी हाँ दोस्तों, कौन कौन शामिल था इस मीटिंग में? सबसे पहले दोस्तों सेक्रेटरी थे शिव गोपाल मिश्रा जी। फिर दोस्तों एक लीडर है एम राघवैया, ये भी थे। सी श्री कुमार है, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के। फिर दोस्तों जे आर भोसले हैं, ये भी मेंबर स्टैंडिंग कमेटी के। यानी दोस्तों जो जेसीएम के मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, और भारत सरकार के डीओपीटी के जो अधिकारी थे वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। अब दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या क्या मांगे रखी गई और भारत सरकार ने क्या जवाब दिया आपकी मांगों को लेकर। दोस्तों मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा लेटर इंग्लिश में, लेकिन मैंने इसे ट्रांसलेट किया है हिंदी में आपको सही से समझाने के लिए। चलते हैं दोस्तों इस लेटर को पूरा समझते हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीओपीटी के सचिव ने बताया कि यह बैठक मुख्य रूप से एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष द्वारा अग्रेसित 8वें वेतन आयोग के विचारक विषयों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। जी हाँ दोस्तों जो डीओपीटी के सेक्रेटरी हैं, डीओपीटी के सेक्रेटरी ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया कि जो जेसीएम ने, कर्मचारी संघ ने जो मुद्दा उठाया था 8 CPC का, हम उस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले डीओपीटी के सेक्रेटरी ने यही बात करी। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, उन्होंने कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा अग्रेसित 8वें वेतन आयोग के प्रत्यक्ष विचारार्थ विषय के बारे में संक्षेप में बताएं। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी के सेक्रेटरी ने भारत सरकार के जो मेंबर्स थे उन्होंने आग्रह किया जेसीएम के कर्मचारियों से। जी हाँ दोस्तों, उनसे आग्रह किया कि आप खुलकर बताएं कि आप क्या चाहते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, पूरा संक्षेप में बताएं, पूरा विस्तार से बताएं, एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों अब जेसीएम ने क्या एक्सप्लेन किया वो जानना बहुत जरूरी है। कर्मचारी पक्ष की ओर से हमने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी पक्ष द्वारा भेजे गए मसौदा संदर्भ शर्तें पूरी तरह से उचित है। जी हाँ दोस्तों हमें इस बात की खुशी हुई है कि जो जेसीएम ने मांगे उठाई थी वो उचित है। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि ये 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और दो प्रमुख मंत्रालयों अर्थात रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने की लचीलापन प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में निकल के आई है वो है डिफेंस का मैटर। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों जो मीटिंग होती थी उसमें रक्षा मंत्रालय का नाम नहीं आता था, डिफेंस का नाम नहीं आता था, लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में रक्षा का, डिफेंस का मुद्दा उठा है। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस में जवान है, सैनिक है, उनका भी मुद्दा उठाया गया है रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ, पेंशनर के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो मेन दो मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय, उनके जो कर्मचारी है, उनके जो पेंशनर्स हैं, उन पर भी ध्यान दिया गया है इस मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस का भी मुद्दा उठा है। अब जेसीएम ने आगे क्या बताया है, इन दोनों मंत्रालयों में यानी रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय में बड़ी संख्या में औद्योगिक कर्मचारी बहुत ही विषम और जोखिम भरी कार्य स्थितियों में काम कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, यानी जेसीएम ने भी माना है कि जो डिफेंस में सैनिक हैं या फिर रेल में जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही विषम स्थिति में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जोखिम भरा वो काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सैनिक हैं वो देश की सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे रेल के कर्मचारी हैं जो दोस्तों पटरियों पे काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी उनका काम जोखिम भरा है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है रेलवे और रक्षा में, यानी रेलवे में और डिफेंस में काम करने के दौरान कर्मचारियों की अक्सर होने वाली आकस्मिक मौतों का भी हमने उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जवान की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, रात दिन की ड्यूटी होती है। कभी भी कहीं युद्ध हो गया, जी हाँ दोस्तों, कहीं कुछ ट्रेजेडी हो गई तो दोस्तों इसमें बेचारे जवानों की, सैनिक की मृत्यु हो जाती है। ऐसी रेल के कर्मचारियों के साथ भी, यानी जोखिम भरा काम है सैनिकों का, जवानों का डिफेंस में और रेलवे के कर्मचारियों का, ऐसा दोस्तों बताया गया। हमने माता पिता के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत वयस्क बच्चों की अपने माता पिता की देखभाल करने की कानूनी जिम्मेवारी के तथ्य पर विचार करते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता भी जोर किया है। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में सबसे पहला मुद्दा उठा न्यूनतम वेतन। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम सैलरी, यानी मिनिमम सैलरी इतनी हो जिससे घर बार अच्छा चल जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी जो बच्चे हैं वो अच्छी देखभाल कर सकें अपने माता पिता की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी न्यूनतम वेतन कितना है, आप बताइए। अभी मिनिमम पे 18,000 है। जी हाँ दोस्तों, यानी उसे इतना बढ़ा दिया जाए 8 सीपीसी में जिससे आपका खर्चा चल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर हाई सैलरी होगी, हाई पेंशन होगी, वो बात अलग है, लेकिन अगर मिनिमम पे भी ज्यादा हो जाए तो उससे आपका घर का खर्चा चल जाए, यानी जो बच्चे हैं वो आसानी से पालन पोषण कर सके माता पिता का। जी हाँ दोस्तों, जब माता पिता की एज ज्यादा हो। बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही है। न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन इतना हो जिससे घर बार अच्छा चल सके, तो न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की यहां पे मांग करी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो न्यूनतम वेतन है। चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है दोस्तों, फिर मीटिंग में क्या हुआ। और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2022 और इसलिए परिवार इकाइयों को 3 इकाइयों के बजाय 5 के रूप में लिया जाना चाहिए। तदनुसार तथा आज की जीवन आवश्यकता और पोषण स्तर पर भी विचार करते हुए जिसमें कई मदों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8वां वेतन आयोग सभ्य और गरिमापूर्ण जीवन यापन मजदूरी की सिफारिश कर सके। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों मेन मुद्दा उठाया है कि 8वें वेतन आयोग में जो वेतन है, सैलरी है, वो अच्छी खासी बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, जिससे एक मजदूर भी जो मजदूरी लेता है उसको भी अच्छा खासा फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की इतनी अच्छी पेंशन और सैलरी करी जाए 8वें वेतन आयोग में, ताकि वो अगर किसी मजदूर को कुछ पैसा दें तो मजदूर को भी वो चीज ज्यादा लगे, मजदूर भी अपना घर बार आसानी से चला सके। जी हाँ दोस्तों, यानी जो जीवन शैली है, जो जीवन यापन है घर का, वो अच्छा खासा चल सके 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो मांगे उठाई जा रही है इसका जो मेन मतलब निकल के आ रहा है वो है जीवन यापन। जी हाँ दोस्तों, यानी घर का खर्चा इस प्रकार से चलाया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो पैसे से जुड़ी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जो भी ये चीजें बता रहे हैं ये सबसे पहले जेसीएम संगठन बता रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने मांगे रखी भारत सरकार के सामने। फिर दोस्तों यहाँ पे जेसीएम ने बताया कि हमने गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के महत्व को भी उचित ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मुद्दा वो भी जेसीएम ने उठाया। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने ये भी अनुरोध किया है कि जिन मुद्दों पर पहले से ही जेसीएम बैठकों में और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने कर्मचारी पक्ष के साथ सहमति व्यक्त की गई है उन्हें सुलझाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो मीटिंग हुई है उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं पेंशनर के, सरकारी कर्मचारियों के, उनके मुद्दे भी सुलझने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। और अतीत की तरह उन मुद्दों को भी 8वें वेतन आयोग को नहीं भेजना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो ये पुराने मुद्दे हैं ये 8वें वेतन आयोग में ना उठे। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने मुद्दे हैं उनको 8वें वेतन आयोग से पहले सॉल्व किया जाए। जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए तो उससे पहले इन मुद्दों को सॉल्व किया जाए, मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि हमें एक अच्छा 8वां वेतन आयोग देखने को मिले। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पेंशन भोगियों के मुद्दों के संबंध में हमने 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल के बाद
पेंशन बढ़ाने। फिर दोस्तों इसमें कम्यूटेशन का मुद्दा भी उठा, जो 15 साल का पीरियड है उसे घटाकर 12 साल किया जाए। यह मुद्दा भी बताया यहां पे जेसीएम ने भारत सरकार को। फिर दोस्तों यहां पे और क्या बताया, हर 5 साल के बाद पेंशन बढ़ाने। जी हां दोस्तों, यह मुद्दा भी उठाया कि हर एक 5 साल बाद पेंशन बढ़ाई जाए पेंशनर्स की। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा, सीजीएचएस से संबंधित मुद्दों और एफएमए को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया। जी हां दोस्तों, यानी जो मेडिकल से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, और जो एफएमए का पैसा है जो आप अभी 1,000 रुपए ले रहे हैं उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाए। ऐसा मुद्दा भी दोस्तों यहां पे उठाया, और संसदीय समिति ने भी दोस्तों यह मुद्दा उठाया था। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, हमने ये भी अनुरोध किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले स्थायी समिति और एनसीजेसीएम की बैठक बुलाई जाए। तो दोस्तों इसमें मेन चीज यही लिखी है कि 8वां वेतन आयोग घोषित होने से पहले बहुत सी मीटिंग आयोजित करी जाए जेसीएम की और भारत सरकार के साथ। जी हां दोस्तों, यानी जब 8वां वेतन आयोग मिले तो उसमें कोई गलती ना हो, कोई विसंगतियां ना हो। जी हां दोस्तों, यानी जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए तो उससे पहले भारत सरकार सारी सिफारिशों को पढ़ ले, सही तरीके से देख ले, और जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करे 8वां वेतन आयोग घोषित होने से पहले। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने डाक विभाग के जेडीएस और चुनाव आयोग के कर्मचारियों को भी संदर्भ शर्तों में शामिल होने पर जोर दिया। जी हां दोस्तों, यानी जो और दूसरे संगठन हैं उनको भी शामिल करने का यहाँ पे प्रावधान दिया है जेसीएम संगठन ने। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने गैर व्यवहार्य वेतन मानों के विलय और एमटीएस श्रेणी की योग्यता और कर्तव्य की प्रकृति तथा बिना किसी पदोन्नति की संभावनाओं के उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुशल ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश स्तर को उन्नत करने के मुद्दे का भी उल्लेख किया है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो वेतनमान है, जो पे स्केल है, उनको मर्ज करने की बात यहां पे रखी है जेसीएम के सेक्रेटरी ने। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो मुद्दा उठाया था जेसीएम ने अपने लेटर में कि जो पे स्केल है, पे लेवल है, उनको मर्ज कर दिया जाए 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में। यही मुद्दा मीटिंग में उठाया। जी हां दोस्तों, यहां पे जेसीएम बता रहे हैं यहाँ पे। फिर दोस्तों जो एमटीएस श्रेणी है, जी हां दोस्तों सिविल में एक पोस्ट होती है जिसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस। उसमें भी दोस्तों उनकी श्रेणी की जो योग्यता है उसको सही करा जाए, कर्तव्य की प्रगति तथा बिना किसी पदोन्नति की संभावनाओं के उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुशल ग्रेड में न्यूनतम प्रवेश स्तर को उन्नत करने के मुद्दों का भी उल्लेख किया है। जी हां दोस्तों, और 8वें सीपीसी से इन वैध बिंदुओं पर भी विचार करने के लिए कहा जा सकता है। जी हां दोस्तों, यानी जिनका न्यूनतम लेवल है उनको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। जी हां दोस्तों, जिनका लेवल 1 है, लेवल 2 है, उनको थोड़ा और आगे खिसकाया जाए, आगे लेवल में उनको पदोन्नति दी जाए। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने इस बात पर जोर दिया है कि बाल शिक्षा भत्ता यानी जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, या फिर दोस्तों छात्रावास सब्सिडी है, उसको स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको लागू किया जाए। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, उपरोक्त के अलावा रेलवे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे जैसे जोखिम भत्ता समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन। जी हां दोस्तों, जो जोखिम भत्ता है उसको बढ़ाने का यहाँ पे प्रावधान दिया है। जी हां दोस्तों, उसको यहाँ पे लागू करने की मांग करी है। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दा उठा है इक्वल एमएसपी का। जी हां दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जेसीएम ने अपनी मीटिंग में भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया हो। जी हां दोस्तों, पहली बार इसमें मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा उठा है, जवानों का, सैनिकों का। जी हां दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, रक्षा मंत्रालय द्वारा जोखिम भत्ते पर भी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं देने का भी हमने उल्लेख किया है। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय मिलिट्री सर्विस पे आपकी नहीं बढ़ा रहा, इक्वल नहीं कर रहा, इसके बारे में भी जेसीएम के संगठन ने उल्लेख किया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जोखिम भत्ते पर फैसला नहीं ले रहा पूर्व सैनिकों के हक में। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने यह भी अनुरोध किया है कि डीओपीटी से कि सभी मंत्रालयों विभागों को एक निर्देश जारी किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जेसीएम ने डीओपीटी को बताया कि आपकी तरफ से, डीओपीटी की तरफ से एक लेटर जाना चाहिए, एक निर्देश जाना चाहिए मंत्रालयों के पास, विभागों के पास। जी हां दोस्तों, यानी जो भी लंबित मुद्दे हैं रक्षा मंत्रालय के या फिर और विभागों के, उनको समय पर सुलझाया जाए। जी हां दोस्तों, चाहे वो पेंशन में विसंगति को लेकर हो, चाहे किसी दूसरी विसंगति को लेकर हो, यानी जो भी मुद्दे लंबित पड़े हैं विभागों में, मंत्रालयों में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो,
जो भी पेंडिंग में पड़े हैं मसले उनको सुलझाया जाए, ऐसा लेटर जाना चाहिए डीओपीटी की तरफ से। ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, क्योंकि बहुत से मसले अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पड़े हैं, जैसे कि ओआरओपी की विसंगतियां, जैसे कि इक्वल एमएसपी का मुद्दा है, सीएसडी का मुद्दा है, ईसीएचएस का मुद्दा है, जितने भी मुद्दे अभी पेंडिंग में पड़े हैं। तो दोस्तों डीओपीटी की तरफ से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए एक लेटर जारी होना चाहिए डीओपीटी की तरफ से, ऐसा इन्होंने बताया। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, और उन्हें 8 सीपीसी की दलील पर लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और लाइन इन्होंने इसमें बताई है जेसीएम ने, कि जो ये मुद्दे पड़े हैं, जितने भी पेंडिंग में पड़े हैं, ये 8 सीपीसी तक पेंडिंग में नहीं रहने चाहिए, यानी 8 सीपीसी लागू होने से पहले इन सभी मुद्दों पर कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये प्रॉब्लम है इन सबको दूर किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 8 सीपीसी में पुराने मुद्दे पेंडिंग में रहें। जी हाँ दोस्तों, जब 8 सीपीसी लागू हो जाए तो पुराने मुद्दे पेंडिंग में नहीं होने चाहिए। 8 सीपीसी बिल्कुल साफ सुथरा मिलना चाहिए, वो भी विसंगतियों को हटाकर। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, हमने सभी लागों के लिए 50% डीए और डीआर के विलय और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को अंतिम राहत देने की भी मांग की है। अब दोस्तों इन्होंने बात करी है कि जो 50% डीए डीआर है उसको विलय कर दिया जाए, उसको मर्ज कर दिया जाए। ऐसा दोस्तों इन्होंने इस मीटिंग में मांग रखी है, ताकि पेंशन भोगियों को, कर्मचारियों को अंतरिम राहत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ उनकी पेंशन या फिर सैलरी बढ़ जाए अगर 50% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे 50% डीएडीआर को मर्ज करने की बात करी है कि 50% डीएडीआर को मर्ज करना चाहिए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए डीओपीटी के सचिव ने कहा है कि स्टाफ पक्ष के साथ चर्चा के बाद स्टाफ पक्ष द्वारा अग्रेषित संदर्भ की शर्तों के संबंध में अधिक स्पष्टता है। जी हां दोस्तों, यानी जो जेसीएम ने अपनी मांगे बताई डीओपीटी को, डीओपीटी ने माना कि जितने भी ये मांगे हैं ये बिल्कुल सही मांगे हैं, और जो भी इन्होंने ये बातें बताई हैं ये बिल्कुल क्लियर बताई हैं, बिल्कुल स्पष्ट बताई है सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, उन्होंने आगे कहा है कि यह पहली बैठक है और भविष्य में ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, और उन्होंने स्टाफ पक्ष को बैठक में अपने विचार प्रभावी ढंग से रखने के लिए धन्यवाद दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो डीओपीटी के सेक्रेटरी हैं, जो भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने धन्यवाद दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने धन्यवाद किया है जेसीएम के टीम मेंबर्स को कि जो आपने मांगे रखी हैं वो बिल्कुल सही मांगे हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं और क्लियर हैं। ऐसी मीटिंग आगे भी आयोजित की जाए, ऐसा बताया दोस्तों भारत सरकार के सेक्रेटरी ने। यानी दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से बातचीत करी है, कोई दिक्कत की बात नहीं लगी है, सारी चीजें जेसीएम ने रखी हैं। डीए को मर्ज करना, जो डिफेंस में पेंशन में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी मुद्दे पेंडिंग में पड़े हैं उनको सुलझाया जाए 8 सीपीसी के लागू होने से पहले। 50% डीएडीआर को मर्ज करने की बात करी है। जी हाँ दोस्तों, जो सिविलियंस की पेंशन में प्रॉब्लम चल रही है, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनमें जो प्रॉब्लम चल रही है पेंशन पे, वेतन में, उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए 8 का वेतन है घोषित होने से पहले, और जो न्यूनतम वेतन है उसको यहां पे बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, और 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाए, और जो जोखिम भत्ता है चाहे वो डिफेंस का हो, जी हाँ दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी एमएसपी नहीं बढ़ा रही उसको बढ़ाया जाए, जो रेलवे कर्मचारियों को जो जोखिम भत्ता है उसको भी बढ़ाया जाए। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, साथियों हम एनसीजेसीएम के घटक संगठनों और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को एक अलग परिपत्र जारी कर रहे हैं, ताकि वे प्रत्येक संदर्भ की शर्तों पर औचित्य के साथ अपने विचार भेजें, ताकि यह कार्यालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के आम मुद्दों पर ज्ञापन को अंतिम रूप देने में सक्षम हो सके। जी हाँ दोस्तों, जिससे 8 सीपीसी को जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि जो आपके विचार हैं, जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी पर जो भी आपकी मांगे हैं वो इनको दीजिए, जेसीएम को दीजिए, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं इनको दीजिए, जो दूसरे संगठन है वो इनको मांग देंगे, ताकि जो भी विचार हैं, जो भी सुझाव हैं वो भेजे जा सके भारत सरकार को। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। 8 सीपीसी का जो पे कमीशन है वो अभी बैठा नहीं है, कुछ टाइम बाद अध्यक्ष नियुक्त करे जाएंगे और फिर वो पे कमीशन पे काम करेंगे। तो उससे पहले जितने भी सुझाव हैं, विचार हैं, वो पहले इकट्ठा किए जाए और फिर वो प्रस्तुत किए जाए पे कमीशन को या फिर भारत सरकार को। जी हाँ दोस्तों, ताकि
8 सीपीसी का सही टाइम पे गठन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो 8 सीपीसी है वो आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों एक ये लेटर जारी करेंगे तमाम संगठनों को, और संगठनों के जो विचार होंगे, सुझाव होंगे, फिर वो इनके पास भेजेंगे। और दोस्तों सारे विचार सुझाव इकट्ठा होकर फिर ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे जब आगे मीटिंग होगी। तो दोस्तों लेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटर में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसमें आपका मुद्दा भी उठा है, डिफेंस का भी मुद्दा उठा है, एमएसपी का भी मुद्दा उठा है, डीएडीआर का भी मुद्दा उठा है। हालांकि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर पे कोई सटीक बात नहीं करी है, फिटमेंट फैक्टर पे कोई सटीक बात नहीं करी है। हालांकि वो पे कमीशन का मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन्होंने भी पहले ये मुद्दा उठाया था कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए। डायरेक्टली फिटमेंट फैक्टर पे बात यहाँ पे नहीं करी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि 8 सीपीसी की संरचना, इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से हो ताकि अच्छा खासा फायदा यहाँ पे पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को मिल सके। हालांकि दोस्तों इन्होंने पहले पैरा में लिख दिया था कि जो एक मजदूर है उसका घर बार कैसे चलेगा अगर न्यूनतम वेतन उसका ज्यादा बढ़ा दिया जाए 8 सीपीसी में। तो दोस्तों सबकी यहाँ पे बात करी गई है, चाहे वो डिफेंस का मैटर हो, चाहे वो रेलवे का कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे फिर वो आम परिवार हो। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों सारी चीजें उन्होंने रखी हैं। तो दोस्तों ये मीटिंग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साबित हो सकती है आगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने इनकी बात सुनी है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपको ज्यादा मिले। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा मिलेगा तब आपकी सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों सबके मुद्दे इसमें शामिल हैं, सबके मुद्दे इसमें शामिल हैं, यानी 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक मजदूर को भी देखें, उसकी मजदूरी भी इस प्रकार से तय करी जाए कि जिससे उसका घर बार का खर्चा चल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मजदूर कोई पेंशन या वेतन तो नहीं लेगा, हम ही उसे सैलरी देंगे अगर वो कहीं काम करता है। तो दोस्तों वो अपनी मजदूरी भी उसी हिसाब से तय करेगा जिस हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन होगी। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस तरीके से आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ाए, मतलब इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर दे ताकि आपकी पेंशन और सैलरी बढ़े और उसका प्रभाव मजदूर पर भी पड़े। जी हाँ दोस्तों, मजदूर भी फिर अच्छी अपनी आमदनी ले सके। जी हाँ दोस्तों, यानी वो पूरे दिन जो काम करता है उसका पैसा उसे अच्छा खासा मिल सके। 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूं, यानी अच्छा खासा आपकी पेंशन और वेतन बढ़ाया जाए। ऐसी चीजें दोस्तों सब रखी गई हैं इस लेटर में। एमएसपी की भी मांग रखी है, जोखिम भत्ते की भी मांग रखी है, डिफेंस की या फिर रेलवे कर्मचारियों की। तो दोस्तों बस यही चीजें थी। आगे जो मीटिंग है वो चलती रहेंगी भारत सरकार के साथ और जेसीएम के मेंबर्स के साथ, ये चलती रहेंगी आगे मीटिंग। और जो आपके सुझाव हैं, संगठनों के सुझाव हैं, वो आप भेजते रहिए। हम तो अपने वीडियो के माध्यम से सुझाव रखते रहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम तो रखते रहते हैं, हमें जानकारी है तो हम रखते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो हर एक जगह जाता है, इनके पास भी जाता होगा। जो जेसीएम के जो मेंबर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं देखते होंगे। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आपके विचार क्या हैं इस लेटर को देखने के बाद, समझने के बाद? आप अपने विचार जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके विचार भी, आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं जाते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं तब जाते हैं दोस्तों, कई तो दोस्तों ऊट पटांग लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे विचारों पर कोई विचार नहीं करा जाता। जी हाँ दोस्तों, तो सोच समझकर आप कमेंट करा करिए। आपके विचार भी कहीं ना कहीं आगे जाते हैं, रखे जाते हैं, वो भी हम भी देखते हैं, दूसरे पेंशनर्स भी देखते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो भी देखते हैं। तो बेटर है सोच समझ के आप लिखिए। तो दोस्तों बस वीडियो में ये खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।